जी, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखी है और पांचों टाइम की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ। और रमजान के रोजे रखे हैं मैंने पूरे कोटा में। बहुत अच्छे। और पांचों वक्त की नमाज पढ़ी। जैसे नीट में बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, तो बिल्कुल। बायो में मेरे 360 और 360 आए हैं और केमिस्ट्री में 175 आए हैं। हम्म। बच्चों का पहला प्रेफरेंस ही एनसीईआरटी होता है, तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और नोट्स आपने जो बनाए हैं वो पढ़ें। और केमिस्ट्री में जो नोट्स हैं जो टीचर्स ने पढ़ाया है सिर्फ उस पर ध्यान दें, और फिजिक्स में भी नोट्स पे। और अगर कोचिंग ले रहे हो तो मॉड्यूल्स, वरना आप एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है नीट क्रैक करने के लिए। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। हम आपको बता दें, मेवात के बच्चों ने जब जब उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाया है। हमेशा से आप देखते हैं। और आज मेरे साथ एक बच्ची है जिनका नाम फरत नाज है, और उन्होंने नीट की परीक्षा में 687 नंबर प्राप्त कर देश के 5411वें नंबर पर यानी कि वो रैंक पे आई हैं। और बेटी ने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए पहले तो हम उनको बधाई देंगे। उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयां जी, आपके और आपके पूरे परिवार को। देखिए, बेटी जब पढ़ाई कर रही थी तो हमने पहले देखा कि हमने 10th और 12th में जब बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तभी डीटीवी ने उनका एक इंटरव्यू चलाया था। आज जब उन्होंने देश की एक बड़ी परीक्षा यानी कि डॉक्टर लाइन की नेशनल जो है उसमें अगर आज बच्ची कर रही है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा है। तो क्या कुछ रहा है बेटी की पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से रही, और अब तक का क्या कुछ रहा है सर, और क्या आगे आपकी उम्मीदें हैं? तो अरावली से हम्म। पढ़ाई करी इन्होंने जी। और कोटा आइलैंड से हम्म। कोचिंग ली। हम्म। और माशाल्लाह आप देख लिया, अपना हम्म। नंबर आ गया तब भाई अच्छा। हमारी मेहनत भर गई। जो नंबर आ गया तब इंशाल्लाह बनी जाएगी, हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। बचपन से यही था कि बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, इन्हीं को ऊपर से जैसे जो भी बनने चाहे अच्छा, लेकिन। ये था कि किसी तरह का कोई प्रेशर वगैरह हाँ तो ना, नहीं? हमने किसी तरह की परेशानी नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर एक लाइन पकड़ी तो नहीं चल पाओ। अच्छा, अभी जैसे नीट अभी क्लियर हुआ, उससे पहले कितने अटेम्प्ट उन करे हैं बच्चे के? पिछला अटेम्प्ट दिया था, एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें रह गई थी कुछ अच्छा, नंबर से। अभी मतलब इस अटेम्प्ट में 24 के में उन्होंने क्लियर कर हाँ, दिया। 24। अब मुझे ये और बताइए बेटा कि शुरुआत की पढ़ाई और फिर पढ़ाई करते वक्त कैसी कैसी कठिनाइयाँ या कैसी कैसी चुनौतियाँ सामने आती रही हैं? जैसे मैंने स्कूलिंग अरावली पब्लिक स्कूल से हम्म। की है, तो मुझे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। तो 11th 12th अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि ज्यादा हम्म। वो हो गई है। लेकिन जब कोचिंग की, तो कोचिंग का एक अलग माहौल होता है हम्म। वहाँ पे। नीट का फिर पता चला कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बोर्ड से। यस। तो वो कोचिंग वाले करा देते हैं, और हम्म। खुद भी आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। तो वो उसी से वो आप ट्रेंड आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे एग्जाम देना है। हम्म। तो उसी को मद्देनजर रख के वो करना चाहिए। देखिए, जब स्कूल लाइफ में हम जीते हैं फिर, लेकिन उससे अगर हम कॉलेज लाइफ जाते हैं फिर कोई कोचिंग करते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो लोगों की जो सोच है ये यहाँ मैन है कि मेवात के बच्चे जो हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, अक्सर कर बेटियों को नहीं मिल पाता है। तो क्या उन माँ बाप के लिए कहोगे जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं या फिर जो नहीं भेजते हैं? आप खुश नसीब हैं जो आपके माता पिता ने आपको वहां भेजा। क्या संदेश आपकी ओर से रहेगा? हाँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है स्कूलिंग से जब कोचिंग में जाते हैं। स्कूलिंग में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कोचिंग में आपको पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम देना होता है, तो कंपटीशन बहुत हो जाता है। लेकिन आजकल मेवात की लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, उन्हें बस मौका चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, तो वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उन्हें मौका मिले तो। पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी बेटियों को थोड़ा उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें सपोर्ट करें। तो बेटा, टाइम क्या था आपके पढ़ने का? जो टाइम टेबल था, कितने समय आप किताबें पढ़ती थी और क्या क्या नोट्स वगैरह की पूरी डिटेल था कि। सुबह मेरी क्लासेस होती थी, तो उसके बाद आके कोचिंग से आके फिर शाम में पूरा टाइम रहता था। तो ऐसा तो था नहीं कि कुछ घर का काम वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। कोचिंग थी तो पूरा टाइम हमें बस पढ़ाई पढ़ाई करनी थी। कोचिंग से आके थोड़ी देर आराम करना और उसके बाद सेल्फ स्टडी करना। अच्छा, लगभग कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी, कितना घंटा रेस्ट, मतलब एक जो शेड्यूल आपने बनाया हुआ था? क्योंकि जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, जो बच्चे नीट करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें आसानी रहेगी कि आपकी जो टाइम टेबल जो रहा है उसको आप थोड़ा सा क्लियरली बताएं। बस ये आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 6-7 घंटे तो मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि बस आप कोचिंग जा रहे हो तो बस उसी क्लास पे बस फोकस कर रहे हो। मिनिमम 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करें, और उससे ज्यादा जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, कोचिंग के बाद? हाँ जी। जैसे आप नीट क्लियर किया है,
तो इसके बाद आप एमबीबीएस की डिग्री ले हुई, तो उसके बाद आगे क्या प्लानिंग है? फिर एमएस है, एमडी है, या फिर आईएएस आईपीएस भी आप? नहीं, अभी तो बस एमबीबीएस करके उसके बाद जिसमें इंटरेस्ट आएगा उसमें जाऊंगी। अभी आपके वहाँ एमबीबीएस के लिए कि हम एमबीबीएस करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। लिए आप किस गांव से संबंध रखते हैं? मैं दो रखी भी हूँ। दो रखी भी वहाँ से। तो बचपन में मतलब जब आप पढ़ाई करते थे अरावली में करते थे, गांव में रहते थे तो यहीं रहते थे फिरोजपुर झिरका में, यानी कि वैसे यहाँ का एनवायरनमेंट जैसे गांव के बच्चों में कहते हैं कि आज आप नेशनल लेवल की आज परीक्षा में आपने अच्छा किया है, जो गांव के बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, तो कभी लगा था ऐसे कि हाँ कहीं हम एमबीबीएस भी करेंगे? सपना तो था कि एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए बस मेहनत चाहिए, चाहे आप गांव में रहो क्या आप शहर में रहो, मेहनत। सबसे पहले कहाँ सुना था, कब से कैसे पता लगा कि एमबीबीएस होता है, कैसे होता है, क्या होता है, पूरी कुछ जानकारी कहाँ से मिली आपने? बस पहले तो यही था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो फिर उसके बाद पता किया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके बाद पता चला कि नीट देनी है, फिर उसके बाद एग्जाम क्लियर करके फिर एमएस एमडी वगैरह से। अच्छा, तो इसके बारे में जानकारी वहां से लगभग आपको मिली। तो क्या एक संदेश में बात करें उन बच्चों के लिए जो अभी एजुकेशन से बहुत दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उम्मीदें बहुत हैं, सोच रहे हैं पढ़ाई की लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए कहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि आप मतलब गिव अप ना करें, आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक जरूर कामयाबी देंगे। बस अपना बेस्ट देते रहें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। बात अगर हम अभी जैसे आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने धार्मिक बातों की करें, दीनी तालीम, तो कहाँ कुछ कैसे रहा है, कैसी कोचिंग की वहाँ पे आपने, रमज़ान का, नमाज का, पढ़ाई का, तो क्या कुछ अभी रहा है? जी, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखी है और 5 टाइम की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, और रमजान के रोजे रखे हैं मैंने पूरे कोटा में, बहुत अच्छा, और 5 वक्त की नमाज पढ़ी। बहुत अच्छा। देखिए ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई के साथ अपने जो धार्मिक चीज़ें उनको छोड़ दें, भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल। आप देखिए बच्ची ने बताया कि पूरे रमज़ान उन्होंने रखे हैं कोटा में रहकर, ऐसा नहीं कि घर पे रहकर। कोटा में जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी तब उसी कोचिंग के दौरान उन्होंने अपने रमज़ान यानी कि धार्मिक चीज़ों को भी ध्यान में रखा, नमाजों को भी ध्यान में रखा, और उसी का रिजल्ट आज ये है कि बेटी ने फ़र्क ने 600 कुछ अंक प्राप्त कर, 687 अंक प्राप्त कर कर देश के 5411वें नंबर पर रैंक पर आई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा कैंपस उनको मिलेगा। साथ ही काउंसलिंग अभी होने वाली है, तो कौन कौन से मतलब कैंपस के लिए आप अप्लाई करेंगे, कुछ अभी मन में है? अभी नहीं है, वो मैंने रैंक की वजह से नहीं करी। अच्छा, वो अभी आपने नहीं किया। फरज जी, अब इस सक्सेस के पीछे किसका मन सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सभी मतलब सभी सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए, सभी ने सपोर्ट किया। अच्छा, मैं एक बार उनकी माता से भी जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है, आज बच्ची ने नीट क्लियर किया है, डॉक्टर बनने वाली हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम। करना चाहती हूँ कि आप सब इस जो आए हैं, तो इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और दूसरे बच्चों के लिए भी एक रास्ता नजर आता है, वो भी आपके इससे उनका भी हौसला अफजाई होता है, उनका भी हौसला अफजाई होता है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा कदम है। आप लोग ऐसे ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से, मेहनत से, उनके लगाव से, लगन से, इनके टीचर, इनके जिन्होंने इनको पढ़ाया, जिन्होंने कदम कदम पे इनका साथ दिया, तो सभी टीचर्स का, स्कूल का और पूरा के टीचरों का, और जो भी जिन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, सपोर्ट किया, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन से इसका रिजल्ट आया है, तो बहुत सबके फोन आ रहे हैं, सबका मैसेज आ रहे हैं, सबने बहुत मुबारकबादें दी हैं, तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कितने बच्चे हैं और फरत कौन से नंबर की बेटी है? मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। तो बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। जैसे कि आपने बोला कि बात में आगे आने के लिए मौका मिलना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इसको मौका ना देती, या इसको सोचती 5वीं तक पढ़ा लूँ या 8वीं तक भी पढ़ा लूँ, या फिर बस थोड़ा बहुत पढ़ा के घर में रख लूँ, तो शायद मुझे भी ना पता चलता कि ये 10th में इतना अच्छा रिजल्ट लाएगी, टॉप करेगी, या 12th में टॉप करेगी, या तो ये मौका देना चाहिए हर माँ बाप को, लेकिन मौका देने के बाद उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए कि हम अपने ख्वाबों को उनसे पूरा कराएं कि बस तुम्हें करना ही करना। ये मैंने कभी, मतलब हम दोनों ने कभी इसके ऊपर
या बेटे के ऊपर ये चीज नहीं डाली कि तुम्हें यही बनना है और यही रहना है। जो बनना है, जिसमें करना है, अपना 100% दो, पूरी मेहनत करो और जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो। देखिए, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस इन्वायरमेंट में भी आप रह रहे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट से आपने जो अपनी थिंकिंग यहाँ रखी, अपनी सोच को जो रखा, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो उन माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों को 5वीं 8वीं के बाद अपने घर बैठा लेती हैं? देखिए, हमें अपनी बच्चियों को आगे तालीम देना चाहिए, क्योंकि तालीम एक रोशनी होती है जो बिल्कुल। कि हमें अच्छाई और बुराई बताती है। और दूसरा ये कि हमें डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स चाहिए, फीमेल टीचर्स चाहिए, हमें हर कदम पे, हर सेक्टर में महिलाएं, औरतें चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने बच्चे को पढ़ाना होगा। बच्चियां पढ़ी होंगी तो हमें, हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को बहुत सपोर्ट मिलेगा हर सेक्टर में, कि हमें हर जगह पे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो हमें पढ़ना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगी मैं, कि शुरू से कह देते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या अच्छा है। मेरे बच्चों में था कि ये शुरू से पढ़ाई में सिर्फ फोकस करती थी, खेल में कम करती थी। लेकिन बेटा पढ़ाई में नहीं करता था, खेल में करता था। लेकिन बार बार मैं ये सोचती वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन लास्ट में आगे उसने 10th में आ गया। 10th के बाद उसने जैसे ध्यान दिया चीजों पे, तो उसने भी 10th 12th में अच्छा करके दिखा। कई कई बच्चे होते हैं जो बाद में बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें पेशेंस नहीं खोना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए बच्चों पे, और पूरी सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उन पे प्रेशर डाल दिया, बार बार पूछ रहे हैं कैसा है, कैसा हो रहा है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या अपना जैसे बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए। बच्चे को पूरा सपोर्ट देके, पूरा मतलब इस तरीके से कि वो कई बार, क्योंकि मैंने बीच में देखा कोटा में, जो कोटा का जो वो आ रहा था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बच्चे जो अपने डिप्रेशन में चले जा रहे थे। फोन पे ये नहीं पूछा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, या पेपर में रैंक भी क्या आ रही है, पेपर में कितना नंबर आ रहा है। ये जब आई तो वहां से कुछ मेडल लेके आई थी जो टेस्ट हुए थे। तो उन टेस्टों में कम से उसको मेडल मिले थे। मतलब टोटल कितना टेस्ट, जिस एलन में टेस्ट हो गए उनका वहाँ का। लेकिन हमने ये मैंने कभी नहीं पूछा, इससे बताया भी नहीं कि मुझे टेस्टों में मतलब ऐसा ना है कि बेटा ऐसा करना, कैसे चल रही है पढ़ाई, मतलब ये बार बार ये चीज हमने पूछी नहीं। जैसे आपके साथ और भी स्टूडेंट वहाँ पढ़े होंगे, तो उनसे भी और आप में भी ये चीजें नजर आई कि माता पिता ने आपसे किसी तरह का कोई प्रेशर कि नहीं बेटा आपकी बात तो कर लेना है, पिछले साल आप नहीं कर पाया, तो ऐसे तब घर वालों ने मतलब डिमोटिवेट किया हो, या फिर किसी ने भी? नहीं, मुझे नहीं। हमेशा मोटिवेट ही करें। वो कहते थे अपना 100% दो, बस बाकी अल्लाह पाक करने से। बहुत अच्छा। जी, बच्ची आपके घर से दूर रही, तो आप माता पिता हैं, और माता पिता का जब कलेजा का टुकड़ा दूर होता है, वो भी आपकी अकेली इकलौती बेटी है, तो फिर उस समय क्या वो आता था मन में? मतलब बहुत अकेलापन तो लगता था कि बच्चे साथ में नहीं है। तो बहुत याद आती थी इसकी, और ज्यादा फोन भी ज्यादा नहीं करते थे टाइम वेस्ट होता है बच्चे का, पढ़ने भी लेकिन अगर बच्चे का मतलब वही होता है ना कि मोह होता है कि उसको, बच्चे को भी तो कुछ बनना है ना, तो कुछ सब्र करना पड़ता है कुछ अपने आप को। तो यही समझाते थे कि वो एक दिन आएगी इंशाल्लाह, अच्छा करके आएगी। बिल्कुल, वो वाला साबित कर दिया कि कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल, बेटी ने बहुत अच्छा किया है। और फिरोजपुर के दोरखी गांव से हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ के बच्चों को जब भी मौका मिला है तब उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। मेवात के किसी भी बच्चे को ले लीजिए, जिन्होंने कभी भी जिनको मौका मिला, आज बेटी है और बेटी ने बहुत ही अच्छा करके उन्होंने दिखा, अपने माता पिता के सपने जो हैं उनको पूरा किया, अपने सपने को पूरा किया। क्योंकि बचपन में सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बिल्कुल सच है कि अगर आपने बचपन में जो सोचा है वो आगे हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जो कमी है उसको आप किसी भी अपने काउंसलर से, अपने टीचर से, अपने इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो उस लाइन को जानता होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें भी आपको जिसमें रुचि है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी न किसी से काउंसलिंग जरूर कराएं, और काउंसलिंग के बाद अपना फैसला जो उसको ना बदले, मेहनत अपनी 100% रखें। बच्ची ने बताया कि किस तरह का उनका शेड्यूल जो रहा है, एलन से उन्होंने कोचिंग की उस वक्त में, जहां आज के वक्त में अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां से बहुत डरावनी खबरें भी आती है,
लेकिन वहां से बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी आती है, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जय कोहली, DTV न्यूज। धन्यवाद। कि मैं आपकी बात को 4 दशक पहले लेके जाना चाहता हूँ। 90 के दशक की बात है। तब लड़कियों की तालीम मेवात में, लड़कियों की एजुकेशन का रेशियो काफ़ी कम था, 2% के करीब था। पुरुषों की शिक्षा दर 46% के करीब थी। उस वक्त जन साक्षरता मूवमेंट के माध्यम से हम सभी समाजसेवी वर्कर्स ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर गांव-गांव एक अभियान चला था और उसमें एक नारा दिया था, पढ़ लो बेटी, पढ़ लो बहना, पहनो तुम तालीम का गहना। उस वक्त जब गाँवों में जाया करते थे, बड़ा विरोध होता था, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, ऐसी सोच और ऐसे माहौल के बीच से एक लंबे दौर तक शिक्षा के विकास के सभी मुहिम और अभियान चले। उसने आज ये जोर पकड़ा। उस गांव की धरती से दोरखी जैसा वो गांव जो राजस्थान के पिछड़े हुए क्षेत्र का गांव है और जहां शिक्षा का विकास बिल्कुल गौण है, ऐसे क्षेत्र से एक किसान कयूम की बेटी का उभर के आना मेवात के लोगों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और मेरी बेटी मेरा गौरव, हमारी बेटी मेवात का गौरव, हमारी बेटी मेवात ही नहीं पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में अपने जोहर का डंका बजाएगी। उसी कड़ी में आज बेटी फरहत नाज को नीट जैसे कंपटीशंस में एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए, मेवात को एक पहचान दिलाने के लिए पहचान दिलाई। उस नाते आज फरहत नाज को हमने अपनी तरफ से मालाएं पहनाकर, समाज की तरफ से फूल मालाएं और शील्ड सम्मान देकर आज नवाजा है। हमें गर्व है, क्षेत्र को गर्व है, इलाके को गर्व है। और मैं वाकई में इनके माँ बाप को, कयूम जैसे किसान को मैं बधाई देता हूँ, दाद देता हूँ इनको, जिन्होंने बिल्कुल अनपढ़ परिवेश से आकर पहली एक ऐसी बेटी इस परिवार में उभर के आई जिसने मेवात का नाम रोशन किया। और फरहत की माँ विभिन्न सामाजिक मूवमेंट में काम करके महिला सशक्तिकरण के लिए एक लंबे दौर से काम करती रही, उसको भी मोटिवेट किया। तब फरहत की माँ मिली थी। फरहत की माँ बड़ी सिमटी हुई मतलब सोच की एक महिला नजर आती थी, मंच पर आने से झिझकती थी, समाज के बीच रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बड़ी चौंकती थी कि समाज क्या कहेगा। लेकिन उसने आगे बढ़कर महिला अचीवर्स अवार्ड 2019 जैसे सम्मानों से आज इसकी माँ ने भी एक सम्मान पाया और आज उसकी बेटी ने उस कड़ी को आगे बढ़ाया। इसलिए हमें बड़ा फक्र और गर्व और गौरव।